हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि लास्ट लेक्चर आप सभी ने अटेंड किया होगा, और अगर लाइव अटेंड नहीं किया है तो आप लोगों ने उसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखा होगा। आज हम लोग आगे चल रहे हैं, जो अपना नेक्स्ट पार्ट है। तो नेक्स्ट पार्ट इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। जो अगला टॉपिक है हमारा वो है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, and I think that you will try to understand it. It's a very conceptual part of the ionic equilibrium. Okay. So basically water जो हमारे पास में है, यहाँ पर हम लोग we are going to study about the Kw, that is the also known as dissociation constant of water. डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, और इसके लिए जो हम लोग टर्म यूज करते हैं उसका नाम है KW। द टर्म इज KW। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला पार्ट रहेगा। ये जो टॉपिक है इसका सबसे पहला पार्ट ये रहेगा। उसके बाद में जो इसका सेकंड पार्ट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ वाटर। देन वी विल डिस्कस अबाउट टेम्परेचर डिपेंडेंस, ऑफ KW और आयनिक प्रोडक्ट और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। बहुत सारे टर्म्स इसके लिए आप एक साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, और फाइनली हम लोग देखेंगे KW एंड KA-KB रिलेशनशिप। तो इन सारे टॉपिक्स पर हम लोगों को डिस्कस करना है, और मेरे हिसाब से जो आगे आयनिक इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है उसको समझने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वाटर जो है ना, वाटर एक एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट है। वाटर इज ए एम्फीप्रोटिक। जो वाटर हमारे पास में है इट इज एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट और मॉलिक्यूल है ना। सॉल्वेंट तो सॉल्यूशन बनाएंगे तब यूज करेंगे, बट वाटर इज ए एम्फीप्रोटिक मॉलिक्यूल। एम्फीप्रोटिक का सेंस ये होता है कि वाटर जो है वो H+ आयन ले भी सकता है और H+ आयन दे भी सकता है। ठीक है, तो किस तरीके से रिएक्शन होती है वो एक बार हम लोग देखते हैं। तो जो वाटर हमारे पास में है, तो दिस इज H2O लिक्विड, इट रिएक्ट्स विद अनदर H2O लिक्विड, और उससे हमारे पास में क्या होता है, H3O प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। एक्वस का मतलब है हाइड्रेटेड। जब भी आप एक्वस लिखते हैं तो उसका मतलब है हाइड्रेटेड। मतलब जो आपके पास में जिस भी आयन का फॉर्मेशन हुआ है, जैसे यहाँ पर आपके पास में एक हाइड्रोनियम आयन का और एक हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हुआ, तो ये दोनों आयन्स हैं, और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो आयन डाइपोल इंटरेक्शन के थ्रू इनको होल्ड करके रखते हैं। तो अगर आप इसके लिए अब KW पुट करते हैं, KW की वैल्यू पुट करते हैं, तो KW आप लोग क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस
मल्टीप्लाई बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, इस ब्रैकेट का मतलब होता है मोल्स पर लीटर या कॉन्सेंट्रेशन, डिवाइड बाई H2O लिक्विड। ठीक है, तो H2O लिक्विड हमारे पास में 2 बार है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन कॉमन सेंस की बात यह है कि जो भी सब्सटेंस आपके पास में लिक्विड या सॉलिड होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू 1। जो भी लिक्विड होता है उस लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन हम लोग 1 कंसिडर करते हैं, चाहे लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो, द कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर टू बी 1। तो एट द एंड आप KW जो है उसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे, KW इक्वल्स टू H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास में KW का प्रेजेंटेशन है। ठीक है, K का मतलब है डिसोसिएशन कांस्टेंट और W फॉर वाटर। ठीक है, तो इसके लिए क्या टर्म यूज किया हमने, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, या फिर क्या बोल दिया, आयंस का प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि आपने आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिया है। खैर, ये टॉपिक अभी स्टार्ट हुआ है और अभी फिलहाल जितना हम लोगों ने डिस्कस किया है उसमें ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्चुअल है नहीं। ठीक है, तो जो KW है आपके पास में डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू ऑफ KW डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है, आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा कि जितने भी कांस्टेंट हमारे पास में होते हैं उन कांस्टेंट की जो वैल्यूज होती है वो सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, टेम्परेचर के अलावा वो और किसी भी फैक्टर से चेंज नहीं होती है। ओके, तो वैल्यू ऑफ KW ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ओनली, और एट 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन, 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन पर हमारे पास में जो H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आती है वो आती है 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर। तो कॉमन सेंस की बात है, यहां पर इस रिएक्शन में, ये जो रिएक्शन आपको दिख रही है, इस रिएक्शन में हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों की स्टोइकियोमेट्री सेम है। यहाँ पर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है और इसका भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। इसका मतलब अगर H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर आती है तो उस केस में जो आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी 10⁻⁻7 ही आएगी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इज इक्वल्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल्स टू 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर आपके पास में जो आयनाइजेशन होता है या जो आपके पास में हाइड्रोनियम या आयन या OH माइनस बनते हैं वो 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर होते हैं। तो अगर आप ये वैल्यू आप यहाँ पुट करते हैं, ये वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एट 25 डिग्री सेल्सियस द KW इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, इट विल बी 10⁻⁻7 m मतलब मोल पर लीटर मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 m, it end up with the KW equals to 10⁻⁻14 m square, that is मोल्स पर लीटर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास में स्टैंडर्ड कंडीशन है कि जो अगर आपसे कहा जाए कि KW की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पर
कितनी होती है, तो हमारा आंसर होगा 10⁻⁻14। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी बात है, ये सबसे बेसिक बात है जो आप सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको प्रॉपरली एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एक और बात यहां से हम लोग देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए Kw जो है उसके लिए आपने लिखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अगर आप यहां पर इस जगह पर इस इक्वेशन को अगर दोनों जगह इसका माइनस लॉग लेते हैं तो इसका माइनस लॉग हम लोग क्या लिखेंगे, इसका माइनस लॉग आपके पास में आएगा माइनस लॉग ऑफ Kw इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस लॉग ले रहे तो माइनस में रहेगा, माइनस लॉग H3O प्लस एंड माइनस लॉग OH माइनस। तो माइनस लॉग, अगर आप किसी भी चीज का माइनस लॉग लेते हैं तो वो जो टर्म है उसके आगे P मेंशन कर देते हैं हम लोग। तो अगर आपने कहा माइनस लॉग ऑफ Kw, तो माइनस लॉग ऑफ Kw का मतलब क्या हो जाएगा, PKW। PKW माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस क्या होता है, PH, या माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन एक ही बात है, और माइनस लॉग ऑफ OH माइनस होता है POH। तो PKW जो है वो क्या हो जाएगा, PH प्लस POH। PKW आपके पास में क्या हो जाएगा, PH प्लस POH। ठीक है, अब PH प्लस POH ये आप लोगों को समझना है कि आपको पता है कि यहाँ पर जो वाटर का डिसोसिएशन हुआ उसमें हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपके पास में कितनी थी, 10⁻⁻7, और हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोनियम आयन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 थी। हाइड्रोनियम आयन 10⁻⁻7 और हाइड्रोक्साइड आयन भी 10⁻⁻7। मतलब pH चाहे आप 10⁻⁻7 का माइनस लॉग लो चाहे इसका माइनस लॉग लो, दोनों केस में क्या आएगा, 7। ठीक है, तो pH की वैल्यू भी 7 है और POH की वैल्यू भी क्या है, 7 है। तो आप यहां पर क्या मेंशन कर सकते हैं, देखो अपन लोग क्या बोल देंगे कि यहां पर pH बराबर POH, ठीक है, बराबर 7। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो pH बराबर POH, तो हमने क्या लिखा, PKW इक्वल्स टू PH प्लस POH। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, POH को PH से रिप्लेस कर सकते हैं, तो PH प्लस PH, तो PKW बराबर 2PH, या PH बराबर PKW डिवाइड बाई 2। अब ये आगे समझ में आ जाएगा आप लोगों को, अभी किसी भी केस में आपको परेशान नहीं होना है, ये चीजें आपको आगे समझ में आ जाएगी। ठीक है, अभी जितना अपन ने डिस्कस किया है P इक्वल्स टू, देखो ये सबसे पहले जब pH स्केल को डिफाइन किया गया, आकाश जब सबसे पहले pH स्केल को डिफाइन किया गया, मतलब pH स्केल आगे डिस्कस करेंगे, तो जब भी उसमें सबसे पहले उसमें माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन को लिखा गया तो उसके लिए P वर्ड यूज किया गया। वो P का मतलब क्या है, द पोटेंशी, द पावर ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशंस, और वहीं से हमारे पास में pH टर्म आया है। तो P का मतलब क्या है, पावर, H का मतलब क्या है, हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, तो जब भी आप किसी चीज का माइनस लॉग करते हैं या माइनस लॉग की फॉर्मेट में आप किसी भी चीज को लिखते हैं, तो माइनस लॉग जब भी आप किसी चीज का लिखेंगे तो हम लोग आगे हमेशा P लगाते हैं, चाहे वो माइनस लॉग ऑफ KW हो चाहे माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन हो। माइनस लॉग ऑफ H प्लस क्या हो जाएगा, PH, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस क्या हो जाएगा, POH। तो फिलहाल हमने कुछ विशेष बात नहीं पढ़ी है, ये बहुत बेसिक बातें हैं।
एक बार इसको वापस से देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे कि जो वाटर है वो हमारे पास में एक एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट है। वाटर जो है वो हमारे पास में एक एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट है, और जब मैं वाटर के डिसोसिएशन कांस्टेंट या KW की बात कर रहा हूँ, तो अगर वाटर के दो मॉलिक्यूल की आपस में रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन होगी ये? एसिड बेस रिएक्शन, जिसमें एक वाटर के मॉलिक्यूल ने दूसरे से H+ आयन ले लिया, ठीक है। तो जो H+ आयन लेगा वो किसका फॉर्मेशन करेगा? हाइड्रोनियम आयन का। और एक जिसने H+ आयन रिलीज कर दिया वो किसका फॉर्मेशन करेगा? OH- का। कुछ विशेष इसमें समझने का है नहीं, आप लोग फोकस के साथ में देखेंगे तो आगे चीजें आपको क्लियर होती जाएगी, ठीक है। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट आप लोग क्या लिखेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो आपको दिख रहे हैं, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन है, डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वो आपके पास में लिक्विड था तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम लोग हमेशा 1 रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्यों करते हैं आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आगे डिस्कस कर लेंगे, आप लोग पूछ सकते हैं। तो KW के लिए आपने क्या लिख दिया? KW के लिए आपने लिखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन मल्टीप्लाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द OH- आयन। इट इज ऑल्सो नॉन एज डिसोसिएशन कांस्टेंट। K का मतलब है डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, डिसोसिएट तो हो रहा है लेकिन जो रिएक्शन है वो रिएक्शन आपके पास में रिवर्सिबल है, इसलिए हम लोग क्या बोल देंगे इसको? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट भी बोलते हैं, बहुत सारे टर्म्स इसके लिए यूज करते हैं। फिर हमने क्या बोला? द वैल्यू ऑफ KW, द वैल्यू ऑफ KW इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ओनली, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ओनली। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर, अब समझते जाना आप लोग, 25 डिग्री सेल्सियस पर जो हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो 10⁻⁻7 आती है। जितना हाइड्रोनियम आयन होगा उतना ही हाइड्रोक्साइड आयन होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास में आ गया 10⁻⁻14 मोल पर लीटर का स्क्वायर। ये इसकी यूनिट्स है, मोल पर लीटर का स्क्वायर। और फिर जब आपने इसका माइनस लॉग लिखा, तो माइनस लॉग आपको pH स्केल पढ़ने के बाद में ज़्यादा समझ में आ जाएगा, अभी आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो माइनस लॉग ऑफ KW इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस माइनस लॉग ऑफ OH-। तो PKW आपने क्या लिख दिया? PH प्लस POH, ठीक है, PH प्लस POH। और आपको पता है कि वाटर के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 थी, तो pH बराबर POH बराबर 7, ये न्यूट्रल पॉइंट है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, माइनस लॉग लेना कितने लोगों को आता है आप में से? आप में से माइनस लॉग लेना कितने लोगों को आता है? अगर मैं आपसे पूछता हूं जैसे log बेस 10⁻² का आंसर कितना आएगा? पहले एक बार इसका जवाब दीजिए आप लोग। ठीक है, कोई बात नहीं है। log बेस 10⁻², इसका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, 10⁻² का मतलब ये बेसिकली log बेस 10 100 था। इसका मतलब क्या है? देखो यहां से समझो, log बेस 10 100 मतलब क्या है कि 10 की पावर कितनी रखे कि 100 आ जाए? 10 की पावर कितनी रखें कि 100 आ जाए? तो 10 की पावर कितनी रखनी है आपको? 2 रखनी है, तो 100 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपसे ये पूछता हूं कि log बेस 10,000 सॉल्व करेंगे कितना आएगा? पहले तो एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं। log बेस 10,000 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तो आपके पास में 10 है और ये 1000 है, मतलब 10 की पावर कितनी रखें? 10 की पावर कितनी रखेगी 1000 आए? तो 3 रख दो 10 की पावर, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं। अब ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछता हूं कि log बेस 10
log बेस 10 10⁻⁻² कितना आएगा बताओ। इसका मतलब क्या है, 10 की पावर कितनी रखें कि 10⁻⁻² आए, तो कॉमन सेंस की बात है -2 ही रखनी है ना। या इसको आप ये भी बोल सकते हो log बेस 10 1/100, 10 की पावर कितनी रखेगी 1/100 आ जाए, तो 10 की पावर कितनी रखने से 1/100 आएगा, -2 रखने से आएगा, ठीक है। या फिर अगर आपसे कहा जाए log बेस 10 1/1000, 10 की पावर कितनी रखेगी 1/1000 आए, तो आपको वैल्यू कितनी रखनी है, -3 रखनी है ना, -3 रखेंगे तो आपके पास में, तो log का मतलब 10 की पावर है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द log देन वी आर टॉकिंग अबाउट द पावर ऑफ 10 बेसिकली, यस वी आर टॉकिंग अबाउट द पावर ऑफ 10, ओके। देन अब अगर मान लीजिए अगर मुझे उसका -log लेना हो कि -log ऑफ 10⁻³ कितना होगा, तो बताओ आप लोग, तो -log ऑफ 10⁻³ कितना होगा, -log ऑफ 10⁻³ 3 हो जाएगा, क्योंकि log ऑफ 10⁻³ ये कितना होगा, ये तो -3 होगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में, प्लस में 3 आ जाएगा। यार ये तो बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स है यार। ठीक है चलो आगे समझ लेंगे इसको भी, कोई बात नहीं, अभी नहीं आता कोई बात नहीं, पीएच कैलकुलेशन में सारा समझा दूंगा मैं आप लोगों को, अभी इसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इग्नोर फॉर राइट नाउ। तो फिलहाल हमारे पास में pH बराबर आ गई POH = 7। तो जो वाटर होता है उसका न्यूट्रल पॉइंट, जो वाटर होता है, वाटर का न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट का मतलब यह है कि वाटर जो होता है उसकी pH कितनी होती है, तो वाटर की pH आप कैसे निकालते हैं, pH बराबर -log ऑफ H3O+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब pH बराबर -log ऑफ H3O+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है वाटर में, 10⁻⁻7, कहाँ कौन से टेम्परेचर पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो pH log ऑफ 10⁻⁻7 कितना आएगा, -7। -7 जो है वो आपके पास में -7 आपके पास में आ जाएगा +7, ठीक है। तो ये आपके पास में न्यूट्रल पॉइंट होता है, या न्यूट्रल जो वाटर होता है उसकी pH हम लोग बताते हैं 7, ठीक है। खैर अभी आप लोग समझते जाइए चीज़ों को, मैंने आगे यहाँ पर आपके लिए मेंशन किया है, वी आर टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ KW। बार इसको देखते हैं, पहले चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी आपको, इसको स्किप करते हुए यहाँ पहले चलते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ KW, ठीक है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस किसी भी कांस्टेंट की अपन लोग आर्हेनियस इक्वेशन से बताते हैं, ठीक है, और वो हम लोग क्या लिखेंगे, ln ऑफ PKW2 डिवाइड बाय नॉट PKW, ln ऑफ KW2 डिवाइड बाय ln ऑफ KW1 इक्वल्स टू -EA/R 1/T2 माइनस 1/T1। ये हमारे पास में आर्हेनियस इक्वेशन होती है, होपफुली ये सभी लोगों ने पढ़ी है। नेगेटिव वैल्यू भी होती है, 0 भी होता है, मोर देन 14 भी होता है, ये सब pH स्केल अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी आप लोग pH स्केल पे ना जाएं, वरना आप दो चीज़ों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिक्स कर देंगे और फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो फिलहाल आप फोकस यहीं पर रखिए। ये आर्हेनियस इक्वेशन जो है वो सभी लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है, और ये भी आपने पढ़ा होगा दैट वैल्यू ऑफ K, चाहे वो कोई सा भी K हो,
वैल्यू ऑफ के इंक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, क्योंकि यहाँ पर तो आपको पता है डिसोसिएशन हो रहा है, और वाटर का डिसोसिएशन जो है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। द डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो के की वैल्यू भी बढ़ेगी। डिसोसिएशन ऑफ वाटर, उसके लिए डेल्टा एस की वैल्यू आपके पास में पॉजिटिव है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया अभी, मैंने आपको बताया कि 298 केल्विन 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस पर जो KW होता है उसकी वैल्यू कितनी आती है, 10⁻⁻14। ठीक है, अगर KW 10⁻⁻14 है तो PKW की वैल्यू कितनी होगी बताओ। अगर आपके पास में KW, वेरी गुड अंजलि, जानवी, आकाश, शालू, सब लोगों का सही आंसर है, क्योंकि आप लोग क्या करेंगे उसका माइनस लॉग लिख देंगे, तो माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻14 वो आपके पास में कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, अच्छा अगर KW 25 डिग्री सेल्सियस पर न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट या पीएच जो है वो पानी की कितनी होगी इस पॉइंट पर। 25 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर है उसकी पीएच 25 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर होगा उसकी पीएच आपके पास में कितनी होगी, 7 होगी। ये सब लोगों को पता है ना, ये पानी की पीएच 7 होती है। अच्छा पीएच कहाँ से आती है, पीएच इक्वल्स टू क्या होता है, PKW डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब मान लो हमने क्या बोला कि जब भी टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती है तो K की वैल्यू बढ़ती है। जब टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती है तो K की वैल्यू आपके पास में इंक्रीज होती है। ठीक है, अब 273 केल्विन पर 273 पे बाद में चलेंगे, पहले हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट में इस चीज को प्रोसीड करते हैं। (363 केल्विन 363 केल्विन का मतलब डिग्री सेल्सियस में कितना हो गया, 363 केल्विन जो है वो डिग्री सेल्सियस में कितना हो गया, थ्री 363 डिग्री सेल्सियस में 100 होता है, अमित जाखड़, हाँ 90 होता है भाई ना। अरे यार घर पे बैठ के कैलकुलेशन सही नहीं कर रहे हो तुम लोग। तो 90 डिग्री सेल्सियस पर 90 डिग्री सेल्सियस पर मतलब अगर आप पानी को गर्म करते हो, आपके पास में पानी है और पानी को आपने गर्म करते करते उसका टेम्परेचर पहुंचा दिया कितना, 90 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप गर्म करते करते उसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस पहुंचा दिया आपने, तो क्या होगा, पानी ज़्यादा डिसोसिएट होगा, और ज़्यादा डिसोसिएट होता है तो उस केस में KW की वैल्यू इस टेम्परेचर पर पहुंच जाती है 10⁻⁻12 10⁻⁻12। तो इस पॉइंट पर 90 डिग्री सेल्सियस पर पानी की पीएच कितनी होगी, 90 डिग्री सेल्सियस पर पानी की पीएच कितनी होगी, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। 90 डिग्री सेल्सियस पर पानी की पीएच कितनी होगी, 6। वेरी नाइस ऋषिता। तो एक बात बताओ, अगर 90 डिग्री सेल्सियस पर पानी की पीएच 6 है, पानी की पीएच 6 है, तो उस पानी को आप लोग एसिडिक बोलोगे या बेसिक बोलोगे। देखो पीएच, वाटर की पीएच, अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज द पीएच ऑफ वाटर, सुनो एक बात, सब लोग ध्यान से सुनना,
अगर कोई आपसे कहता है व्हाट इज द पीएच ऑफ वाटर और वो आपको टेम्परेचर ना बताए, तो आप लोग पता है क्या आंसर करेंगे? PKW डिवाइड बाई 2। अगर आपको बोल दिया रूम टेम्परेचर पर पानी की पीएच कितनी होती है, तभी आपको 7 बोलना है। तो पानी की पीएच, पानी की जो पीएच होती है, पानी की जो पीएच है वो क्या होती है? नॉट 7, पानी की पीएच क्या होती है? PKW डिवाइड बाई 2। 7 कब बोलेंगे? व्हेन टेम्परेचर इज स्पेसिफाइड, व्हेन टेम्परेचर इज स्पेसिफाइड। तो अगर आपने टेम्परेचर को 90 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो KW आपके पास में अप्रोक्सीमेटली कितना आया? 10⁻⁻12। तो उस केस में पीएच कितना बोलेंगे? 6। ठीक है। अब अगर पीएच की वैल्यू 6 है, अगर पीएच आपके पास में 6 है, तो ऐसे वाटर को आप लोग क्या बोलेंगे? एसिडिक या बेसिक? अगर पीएच आपके पास में 6 है तो ऐसे वाटर को आप लोग क्या बोलेंगे? एसिडिक या बेसिक? एसिडिक, एसिडिक। तुम सारे के सारे सन्नाटे हो, पता है तुम्हें? तुम सारे सन्नाटे हो। यहां हम लोगों ने KW कितना बोला? 10⁻⁻12। तो जब KW होता है क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन मल्टीप्लाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ठीक है। ये 10⁻⁻12 कब आएगा? जब इसकी वैल्यू कितनी हो? 10⁻⁻16। इसकी भी सॉरी 6, और इसकी वैल्यू भी कितनी हो? 10⁻⁻6। तो जब आपके पास में H3O+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन के, तो इस केस में वाटर हमेशा हमेशा ऑलवेज न्यूट्रल होता है। एसिडिक या बेसिक पानी को कब बोलते हैं? पानी को आप लोग एसिडिक या बेसिक कब बोलेंगे? एसिडिक या बेसिक उसी केस में बोलते हैं when H3O+ concentration is not equals to the concentration of OH minus, when concentration of hydronium ion is not equals to the हाइड्रोक्साइड आयन, उसी केस में आप लोग पानी को एसिडिक या बेसिक बोलते हो। स्लाइटली एसिडिक तुम लोग बोल रहे हो, बहुत स्टाइल में बोल रहे हो सारे के सारे, स्लाइटली एसिडिक ना। तो स्टाइल में नहीं बोलना है भाई, है ना, दिमाग लगा के बोलो, ये तुम्हारी स्टाइल वाली आदत जाएगी नहीं। सुन रहे हो मेरी बात तुम लोग? पानी जो है वो हीट करने से, गधों एक बात बताओ मुझे तुम लोग, अब आज तक अपन ने क्या पढ़ा है? पानी को एसिडिक करने के लिए उसमें एसिड मिलाते हैं, पानी को बेसिक करने के लिए उसमें बेस मिलाते हैं, और तुम लोग क्या कर रहे हो? पानी को गैस पे रख रहे हो और पानी की पीएच चेंज कर रहे हो। हैं तुम खतरनाक खिलाड़ी हो भाई। पीएच नो डाउट पीएच चेंज हो सकती है, लेकिन उस पानी को भी आप लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रल ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूट्रल ही बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? न्यूट्रल। चलो ठीक है। तो अगर H3O+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर OH- की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर नहीं हो, तो उस केस में आप लोग एसिडिक या बेसिक वर्ड यूज करते हैं। और अगर ये बोल देंगे अपन, अगर H3O+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो OH- से, तो बोलते हैं एसिडिक, क्योंकि हमेशा हमेशा दोनों आयन होते हैं। अगर OH- की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो H3O+ से, तो बोलते हैं हम लोग बेसिक। और अगर ये बराबर है, OH- बराबर है H3O+, तो उसको क्या बोलेंगे? हमेशा हमेशा न्यूट्रल। मतलब वो जो लिटमस पेपर होता है, कौन सा पेपर होता है? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर पर कोई टेस्ट नहीं देगा, जो आपका लिटमस पेपर होता है उसके लिए कोई टेस्ट नहीं देगा। कौन नहीं देगा? लिटमस पेपर के लिए कौन टेस्ट नहीं देगा? अगर हाई टेम्परेचर पर वाटर की पीएच आपके पास में 6 आ रही है, 6, तो ये लिटमस पेपर के लिए इनसेंसिटिव है। इट इज इनसेंसिटिव फॉर द लिटमस पेपर। इट इज इनसेंसिटिव फॉर द लिटमस पेपर। सुन रहे हैं आप लोग? क्या बोला मैंने? इनसेंसिटिव टू द लिटमस पेपर। इनसेंसिटिव टू द लिटमस पेपर। ठीक है, चलो ठीक है।
अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि 90 डिग्री सेल्सियस पर, एक क्वेश्चन है मेरा आप सभी से, सभी लोग सुनना भाई क्वेश्चन और जवाब देने की कोशिश करना आप लोग, आगे इसको हम लोग पढ़ते जा रहे हैं इस टॉपिक को। एन एक्वस सॉल्यूशन एट 90 डिग्री सेल्सियस हैविंग द pH equals to 7, what is the nature of this solution? An aqueous solution at 90 degree Celsius has the pH equals to 7। तो pH अगर उसकी 7 है तो उस केस में आपके पास इस सॉल्यूशन का नेचर आप लोग क्या कहेंगे? 90 डिग्री सेल्सियस पर आपके पास में एक एक्वस सॉल्यूशन है, उसकी pH जो है वो 7 है। तो अगर pH आपके पास 7 है तो इस एक्वस सॉल्यूशन को आप लोग क्या कहोगे? अरे सन्नाटों और सनसनियों, तुम दोनों के ही जवाब सही नहीं आ रहे। अंजलि ने चलो सही जवाब दिया है। तो 90 डिग्री सेल्सियस पर, 90 डिग्री सेल्सियस पर जो न्यूट्रल पॉइंट है, जो न्यूट्रल पॉइंट है कहां पर? 90 डिग्री सेल्सियस पर जो न्यूट्रल पॉइंट है वो कहां पहुंच जाएगा? 6 पर। और अगर किसी सॉल्यूशन की pH वहां उस केस में अगर 7 है तो न्यूट्रल पॉइंट से ऊपर है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बेसिक बोलेंगे। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला? 90 डिग्री सेल्सियस पर, 90 डिग्री सेल्सियस पर एक सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन, पानी नहीं बोला है। 90 डिग्री सेल्सियस पर कोई एक्वस सॉल्यूशन है, उसकी pH आपके पास में 7 है, तो उसका नेचर कैसा हुआ? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। तो 90 डिग्री सेल्सियस पर न्यूट्रल कौन होता है? जिसकी pH 6 होती है। इसकी pH कितनी है? 7। तो 7 है तो क्या हो गया? ये क्या हो गया बताओ? अरे अब तो बोल दो। 7 है तो क्या हो गया? बेसिक। बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, एक टेम्परेचर है, कोई एक टेम्परेचर है, टेम्परेचर T, टेम्परेचर T है, और इस टेम्परेचर T पर Kw की वैल्यू आती है 10⁻⁻10। एक टेम्परेचर है, टेम्परेचर T, और इस T टेम्परेचर पर Kw की वैल्यू आती है 10⁻10। ठीक है, तो इस टेम्परेचर T पर न्यूट्रल पॉइंट कौन सा होगा? What will be the neutral point at temperature T? Five. Very nice, Anjali. Okay, very good. बाकी सो जाओ आराम से तुम लोग, है ना? 5 बज गए ना, शाम की नींद का टाइम हो गया तुम्हारा। देखो, अरे महाराज, मोहक महाराज, मैंने नेचर कहां से कब पूछा आपको? बेसिक हवाई फायरिंग करवा लो बस। सोच समझ के जवाब दिया करो यार। है न्यूट्रल पॉइंट आपके पास में कितना आ जाएगा? न्यूट्रल पॉइंट आपके पास में आ जाएगा 5। ठीक है, तो अगर इस टेम्परेचर T पर कोई एक्वस सॉल्यूशन है, उस एक्वस सॉल्यूशन की pH जो है वो 6 है। उस टेम्परेचर T पर एक्वस सॉल्यूशन की जो pH है वो 6 है, तो इस सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? तो इस सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? बेसिक। वेरी नाइस। बेसिक नेचर का सॉल्यूशन होगा ये। समझ में आ रही है बात? अच्छा एक बात बताओ, पानी की pH कितनी होती है?
पानी की पीएच कितनी होती है? पानी की पीएच होती है pKw/2, है ना। डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर तो नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? पानी की पीएच कितनी होती है? pKw/2। अच्छा, पानी की पीएच 25 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होती है? पानी की जो पीएच है वो 25 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होती है? 7। तो 25 डिग्री सेल्सियस या रूम टेम्परेचर जो होता है, उस रूम टेम्परेचर पर पानी की पीएच आपके पास में 7 होती है, ठीक है। और ऐसे पानी की पीएच कितनी होती है? pKw/2। ये सभी लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, मैं आपसे कहता हूं कि टेम्परेचर टी पर, सुनना क्वेश्चन सुनना सब लोग, टेम्परेचर टी पर एक एक्वस सॉल्यूशन की पीएच, टेम्परेचर टी पर एक एक्वस सॉल्यूशन की पीएच जो है वो 8 है। कितनी है? 8। और वो सॉल्यूशन एसिडिक है। क्या हो सकता है ऐसा? इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा पॉसिबल है कि पीएच 8 वाला सॉल्यूशन एसिडिक हो? इज इट पॉसिबल? देखो भाई, किसी भी पीएच पर कुछ भी नेचर हो सकता है। किसी भी पीएच पर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब तक आपको टेम्परेचर ना पता हो, आपको जवाब देना है यस यस यस। जो भी पॉसिबिलिटी है यस, सबका जवाब यस है। खैर, आगे चलते हैं एक बार। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई, है ना। बहुत बढ़िया, आप सभी लोग बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप लोग की खोपड़ी में बात चली तो जाती है एट द एंड। इट्स ए नाइस पॉइंट। चलिए, 310 केल्विन मतलब 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन मतलब 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस पर जो न्यूट्रल पॉइंट है, अच्छा 37 डिग्री जो है ना, आपको पता है 37 डिग्री सेल्सियस अपनी बॉडी का टेम्परेचर है। जो न्यूट्रल पॉइंट है वो 6.8 होता है। कितना होता है? 6.8। तो हमारी बॉडी के लिए कोई सी चीज, हमारी बॉडी के लिए कोई सी चीज जिसका पीएच 6.9 हो, जिसका पीएच, हमारी बॉडी के लिए कोई सी चीज जिसका पीएच 6.9 हो, हमारी बॉडी के लिए वो कैसी होगी? एसिडिक या बेसिक? हमारी बॉडी के लिए वो चीज कैसी होगी? एसिडिक या बेसिक? यस, वेरी नाइस, वो बेसिक होगी। क्योंकि हमारी बॉडी के लिए जो न्यूट्रल पॉइंट है, वो न्यूट्रल पॉइंट कितना होता है? 6.8। तो हमारे लिए क्या हो जाएगी? वो बेसिक। ठीक है। तो पानी, देखो पीएच का फॉर्मूला मैंने पहले ही लिखा था, यहां पर ये लिखा हुआ, ये पीएच का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? pKw/2। पीएच का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है आपके पास में? pKw/2। ठीक है, चलिए ठीक है। अब मैं एक और डेटा आप लोगों को बता रहा हूं। 60 डिग्री सेल्सियस पर, 60 डिग्री सेल्सियस मतलब 333, 60 डिग्री सेल्सियस पर जो KW है उसकी वैल्यू 10⁻13 होती है। 10⁻13 होती है। 10⁻, तो उसके लिए न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा? यार आकाश, वो
बेसिक रह नहीं पाता, लेकिन उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिल जाती है। जो अपना पीने का पानी होता है उसकी पीएच 6.5 के आसपास होती है, और इसीलिए हम लोग, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी नाइस। तो यहां पर जो न्यूट्रल पॉइंट आएगा वो आपके पास में कितना आएगा, 6.5। तो मेरा फिर से आपसे क्वेश्चन है, एन एक्वस सॉल्यूशन at 60 degree Celsius have the pH 7. What is the nature of this solution? At 60 degree Celsius, the pH of a solution is 7. What is the nature of the solution? The nature of the solution, basic, वेरी नाइस। क्योंकि 6.5 से आप ऊपर गए तो उसका नेचर हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक बोलेंगे, ठीक है, ऑल राइट। तो अभी हम लोग आगे चल रहे हैं। KW की आज हम लोग खाल उधेड़ने वाले हैं, और खाल उधेड़ते हुए हम लोग यहाँ तक अभी पहुँचे हैं। अभी आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आने वाली है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स KW के बारे में और KW से रिलेटेड हम लोग सीखने वाले हैं। तो आप लोग पूरे फोकस के साथ में इन चीज़ों को सीखते रहिए। तो अगर आपसे कहा जाए कि पानी की पीएच कितनी होती है और वो आपको टेम्परेचर ना बताए, तो आप लोग पानी की पीएच कितनी बताएंगे, PKW डिवाइड बाई 2, ठीक है। देखो ये जो न्यूट्रल पॉइंट आता है, यहां देखना, एक बार समझने की कोशिश करना, सब लोग यहां देख के एक बार समझने की कोशिश करना कि 60 डिग्री सेल्सियस पर 60 डिग्री सेल्सियस पर आपने KW बोला 10⁻⁻13, मतलब जो न्यूट्रल पॉइंट आया, न्यूट्रल पॉइंट जो आया वो कितना आया, न्यूट्रल पॉइंट आया 6.5। तो इस पॉइंट पर H+ और OH- की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। H+ की कॉन्सेंट्रेशन बराबर OH- की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁻6.5, दोनों की बराबर है, इसलिए ये पॉइंट क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है। देखो न्यूट्रल पॉइंट कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि न्यूट्रल पॉइंट हमेशा 7 ही होता है। न्यूट्रल पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। न्यूट्रल पॉइंट कुछ भी हो सकता है ना। एनी पॉइंट कैन बी ए न्यूट्रल पॉइंट, बट इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर कि न्यूट्रल पॉइंट कौन सा होगा, ठीक है। क्या न्यूट्रल पॉइंट 4 हो सकता है, क्या न्यूट्रल पॉइंट 4 हो सकता है, इसका जवाब दीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। क्या न्यूट्रल पॉइंट 4 हो सकता है? इकराज जी अभी कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, कब स्टार्ट होगा। हाँ न्यूट्रल पॉइंट कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है ना भाई, बहुत बढ़िया। चलो अब तो तुम लोग चेते में आ गए हो, कम से कम खुशी हो रही है मुझे। वेरी नाइस, आगे चलते हैं भाई अब, ठीक है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस आपने देखी कि जो KW होता है उसकी वैल्यू टेम्परेचर रेंज होने के साथ में इंक्रीज होती जाती है। और बट अच्छा, न्यूट्रल पॉइंट का क्राइटेरिया क्या है? न्यूट्रल पॉइंट का क्राइटेरिया ये है कि H+ आयन और H+ और OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन सेम होनी चाहिए। मोहक तुम्हारे सामने गुस्सा करके मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, तुम बताओ मुझे। मतलब कैसे आएगा तुम्हें, तुम्हारे सामने गुस्सा कैसे आ सकता है मुझे, इतनी हिम्मत कैसे होगी मेरे में? Just tell me। भाई बाकी सब लोग एक बार बताओ कि मोहक के सामने गुस्सा आ सकता है क्या मुझे? हैं? आपके चर्चे तो यार पूरे इंटरनेट पे हो रहे हैं
कि आप बहुत बड़े पहलवान हैं, इतने बड़े पहलवान के सामने गुस्सा आ सकता है क्या मुझे? हाँ, आ ही नहीं सकता, इतनी हिम्मत है ही नहीं। हाँ, ट्रिपल एम, ये हैवी वेट चैंपियन है भाई, है ना। हैवी वेट चैंपियन के सामने गुस्सा करेंगे तो, अरे नहीं नहीं यार मोहक, बिल्कुल नहीं आ सकता गुस्सा मुझे। चलो यार आगे चलते हैं अब। अरे बहुत है ट्रिपल एम, रुक जाओ रुक जाओ। हाँ, पहलवान कुछ नहीं है तुम्हारे सामने मोहक। जो गामा गामा पहलवान था वो दुनिया का सबसे फेमस पहलवान था, ठीक है। तुम डेल्टा पहलवान हो, डेल्टा पहलवान। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, डेल्टा तो बहुत आगे होता है, गामा गामा कुछ नहीं है उसके सामने। गामा पहलवान दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान था, यू आर डेल्टा। तो हालांकि दुनिया को पता नहीं चला है अभी तो कि तुम किस दर्जे के पहलवान हो, बट बहुत जल्दी पता लगेगा, तब दुनिया समझ पाएगी तुम्हें। अभी शायद तुम्हें भी ध्यान नहीं कि तुम पहलवान हो। खैर आगे चलते हैं हम लोग। नाउ प्लीज फोकस ओवर हियर। नाजुक। ये नाजुकता कहां से आती है तुम्हारे में? चलो अब यहां देख लो थोड़ी देर आगे, इस पॉइंट पर आगे विचार किया जाएगा कि नाजुकता जो है उसको मीजर करने की स्केल कहाँ से लाएं। जैसे आज तो अपन एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को मीजर करने की स्केल के बारे में विचार कर रहे हैं, बट नाजुकता को कैसे मीजर करेंगे, और विशेषकर मोहक की नाजुकता, तो इसके बारे में आगे विचार करेंगे। तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि जो न्यूट्रल पॉइंट है, उस न्यूट्रल पॉइंट का क्राइटेरिया क्या है? उस न्यूट्रल पॉइंट का क्राइटेरिया ये है कि हाइड्रोक्साइड आयन, आप सब लोग यहां देख लो यार, तुम लोग पंचायती मत करो, थोड़ी देर यहां देखो। हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन सेम होनी चाहिए। हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन सेम होनी चाहिए। उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? उसे न्यूट्रल बोलेंगे। और अगर ये सेम नहीं है तो वो एसिडिक भी हो सकता है या बेसिक भी हो सकता है, ठीक है। तो न्यूट्रल होने का क्राइटेरिया क्या है? न्यूट्रल होने का क्राइटेरिया क्या है? H+ की कॉन्सेंट्रेशन बराबर OH- की कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज द क्राइटेरिया। अगर कहीं पर H+ बराबर OH- है तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? न्यूट्रल। क्या pH = 7, मैं आपसे फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या pH = 7 पर कोई सॉल्यूशन बेसिक हो सकता है? क्या pH = 7 पर कोई सॉल्यूशन बेसिक हो सकता है? मुझे जवाब देने की कृपा करें आप सभी लोग। क्या pH = 7 पर कोई सॉल्यूशन बेसिक हो सकता है? तो pH = 7 पर सॉल्यूशन बिल्कुल बेसिक हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, आज तक हम लोगों ने पढ़ा कि जो pH स्केल होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और 14 तक होती है, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होकर 14 तक होती है, कौन से टेम्परेचर पर? 25 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो pH स्केल जो है श्रिंक हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो pH स्केल श्रिंक हो जाएगी। जैसे 90 डिग्री सेल्सियस पर Kw की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻12। तो pH स्केल कहां तक जाएगी? मैक्सिमम 12 तक जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर pH स्केल श्रिंक हो जाती है। हालांकि ये pH स्केल के बारे में जब कल हम लोग डिस्कस करेंगे तब उसके बारे में विचार करेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर pH स्केल क्या हो जाती है? श्रिंक हो जाती है। क्या हो जाती है? श्रिंक। खैर विल टॉक अबाउट दैट। हालांकि थोड़ी बहुत श्रिंक होती है, आपके दिमाग जितनी श्रिंक नहीं हो पाती है, उसमें थोड़ी बहुत शर्म है,
आपका दिमाग तो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो सकता है भाई। खैर, हाँ वेरी नाइस, श्रिंक हो जाती है। अब आगे चलते हैं। देखो सब लोग यहाँ पर ब्रश भी किया करो भाई, यहाँ तो ब्रश करते ही हो तुम लोग, यहाँ भी ब्रश किया करो। तुम्हारी खोपड़ी में चमक की ज़रूरत है अभी, है ना, बिल्कुल जंग लगी हुई है। अगर तुम लोग यहाँ ब्रश करोगे ना यहाँ, तो यहाँ से जंग गिरेगी खूब सारी नीचे। यू जस्ट ट्राई इट, विल फाइंड इट आउट। अब यहाँ देखो सब लोग, ये हम लोग इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। We are talking about the ionic product of water. We are talking about the ionic product of water. उसमें अगला जो हमारा पार्ट है, सबसे पहले हम लोगों ने डिसोसिएशन कांस्टेंट का बेसिक डिस्कस किया। अब हम ऐसे ही दांत निकालते हुए आगे जा रहे हैं। आगे हमारा जो पॉइंट है, वो पॉइंट हमारे पास में है परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ वाटर। जो पॉइंट है वो क्या है? परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो परसेंटेज डिसोसिएशन के लिए सबसे पहले आपको वाटर की मोलरिटी पता होनी चाहिए, है ना। जो वाटर होता है उसकी मोलरिटी आपको पता होनी चाहिए। इस पॉइंट से भी हमने एक ही बात सीखी है फिलहाल, कि pH इक्वस टू pKw डिवाइड बाई 2। तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ वाटर या अल्फा की बात हम लोग करेंगे यहां पर, है ना। तो वाटर जो होता है उसकी मोलरिटी क्या होती है? वाटर जो है उसकी मोलरिटी क्या होती है? दैट इज द डेंसिटी डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये इस फॉर्मूला से आप किसी भी लिक्विड की मोलरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। डेंसिटी डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये आपके पास में होती है वाटर की मोलरिटी। ठीक है, तो वाटर के लिए डेंसिटी आप लोग क्या लिखेंगे? डेंसिटी क्या हो जाएगी? 1000 ग्राम पर लीटर, 1000 ग्राम लीटर -1। और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल -1। तो मोल ऊपर जाएगा, यहां से मोल ऊपर जाएगा, ठीक है, और लीटर नीचे आएगा। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? ये 1000 डिवाइड बाई 18 मोल पर लीटर कितना आ जाएगा? 55.5 मोल्स पर लीटर। पानी का अगर 1 लीटर आपके पास में है, अगर आपके पास में 1 लीटर पानी है, तो 1 लीटर पानी में अगर आप उसकी मोलरिटी फाइंड आउट करेंगे तो 1 लीटर पानी के लिए वो कितना आ जाएगा? 55.5 मोल्स पर लीटर। 55.5 मोल्स पर लीटर। ये बात समझ में आती है सब लोगों को? 55.5 मोल्स पर लीटर, ये बात समझ में आ रही है सबके? Yes or no, please let me know so that we can proceed further. ये समझ में आ रही है ना सब लोगों के बात? ओके, वेरी नाइस। अब अगर मुझे इसके लिए अल्फा बताना हो, तो अल्फा क्या होता है? नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल्स, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो पानी कितना डिसोसिएट होगा? बेसिकली जैसे आप इस रिएक्शन को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, ये तो मैंने हाइड्रेटेड फॉर्म में लिख दिया। जैसे वाटर है, वाटर को आपने डिसोसिएट किया तो उससे 2 चीजें बनती है, H+ बनता है और OH- बनता है। तो ये कितना आता है?
10⁻⁻⁷ आता है मोल्स पर लीटर। तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 था, इसका भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। और पर लीटर में इसके मोल्स कितने थे? 55.5 मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो ये जितना बना उतना ही डिसोसिएशन हुआ, क्योंकि दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। इसका फॉर्मेशन उतना ही होगा जितना इसका डिसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो डिसोसिएटेड मोल्स कितने हैं? 10⁻⁻⁷ डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स 55.5। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास में आता है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁹, या इसको अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 10⁻⁻⁹। ये आपके पास में किसकी वैल्यू है? अल्फा की वैल्यू। ये आपके पास में अल्फा की वैल्यू है। तो ये आपके पास में अगर अल्फा की वैल्यू है, ठीक है, तो अगर आप इसको परसेंट में कन्वर्ट करते हैं, अगर आप इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2 इंटू 10⁻⁹, ये तो आपके पास में आ रहा है, मल्टीप्लाई 100, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁷%। ये परसेंट में आपके पास में आएगा। तो परसेंट का मतलब कितना होगा? देखो 0.00000002%। सिर्फ इतना डिसोसिएशन होता है। तो पानी को हम लोग क्या बोलेंगे? अगर 5% से कम डिसोसिएशन होता है तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, यहाँ पर कितना हो रहा है? 0.000002%। तो इस केस में हम लोग इसे क्या बोल देंगे? पानी को क्या बोलेंगे अपन? वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। पानी के लिए क्या टर्म यूज करेंगे हम लोग? जल्दी बोलो। पानी के लिए कौन सी टर्म? यस, वेरी 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 वीक इलेक्ट्रोलाइट। वेरी का क्यूब लगा सकते हैं, वेरी की पावर 4 लगा सकते हैं, या वेरी की पावर 7 लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा नाजुक इलेक्ट्रोलाइट। मोहित ओके। तो अगर नाजुकता को कंपेयर किया जाए तो पानी और मोहक की नाजुकता लगभग एक जैसी है। हाँ, दोनों ही नाजुक हैं। ये नाजुक इंसान है और वो नाजुक इलेक्ट्रोलाइट है। वेरी नाइस, ओके। बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट आप लोग पानी को बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल हम लोगों ने 3 चीजें डिस्कस की है। एक तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर का, उसके बाद में इसकी टेम्परेचर के साथ में डिपेंडेंस डिस्कस की है, उसके बाद में हमने अल्फा जो इसका डिसोसिएशन परसेंट है, डिसोसिएशन अमाउंट है, अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन, उसके बारे में डिस्कस किया है। अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन, अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन। अब फाइनल टॉपिक जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, और फाइनल टॉपिक आपके पास में है KW एंड KA-KB रिलेशनशिप। देखो, KA और KB जो आपके पास में है वो बेसिकली हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए यूज कर रहे हैं। यहां पर जो K और KB आपने यूज किया है वो एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस के लिए, या बेस और उसके कॉन्जुगेट एसिड के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था। ये इसका पार्ट 1, ये इसका पार्ट 2, ये इसका पार्ट 3, और ये इसका फाइनली हमारे पास में है पार्ट 4। तो पार्ट 4 हम लोग डिस्कस करें उससे पहले मोहक जो है वो लाइव चैट में एक जोक कॉपी पेस्ट करेगा,
मोहक जल्दी से एक जोक कॉपी पेस्ट किया जाए ताकि सभी बच्चों का थोड़ा एंटरटेनमेंट हो सके। हमें पता है आपकी काबिलियत कि आप ऐसे जोक हमेशा अपनी जेब में ही रखते हैं। चलो जाने दो, फिर कभी देखेंगे। तुमने इतना टाइम लगा दिया, मैं तो सोच रहा था तुम कॉपी करके ही बैठे हो। खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए आप लोग, ये इसका चौथा पार्ट है। सब लोग यहाँ फोकस करना, आप कोई कमेंट टाइप कुछ नहीं करेगा। ये KW, ये के और के बी अपने पास में है, ठीक है। सब लोग यहाँ फोकस करेंगे भाई। तो के और के बी आपने यूज किए किसके लिए? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर के हम लोग बोल रहे हैं एसिटिक एसिड के लिए, और जो के बी है वो एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस मतलब एसिटेट आयन के लिए। ये एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल मैंने कंसिडर किया है। जो इसका फोर्थ पार्ट है, जो इसका चौथा पार्ट है, वो चौथा पार्ट क्या है? KW एंड के बी रिलेशनशिप, जिसमें के और के बी क्या है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए आपने डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू पुट की है, ठीक है। तो के फॉर एग्जांपल हम लोग किसके लिए बता रहे हैं? एसिटिक एसिड के लिए, CH3COH, और के बी एसिटेट आयन के लिए। तो एक बार इसकी वैल्यूज को पुट करके देखते हैं क्या हमारे पास में आंसर आता है ना। सब लोग यहां देखना, ये रहा एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड जो है उसको अगर आप ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या बनेगा? H+ और CH3CO-। तो इसका के क्या लिख देंगे अपन? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द CH3COH, ठीक है। ये आप लोग मेंशन कर देंगे। अच्छा, डिसोसिएशन जो होगा वो कॉमन सेंस की बात है, वाटर की प्रेजेंस में ही होगा। तो CH3COH प्लस वाटर भी आप लोग साथ में लिखेंगे। और यहां पर के जो अपने लिखा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो के आपके पास में कितना आ गया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ मल्टीप्लाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड वाटर, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? अब ऐसे ही हम लोग आगे चलते हैं। एसिटिक एसिड के बजाय इसका आपने कॉन्जुगेट बेस लिया, तो कॉन्जुगेट बेस कौन सा लिया आपने इसका? CH3CO-। अगर इसकी रिएक्शन वाटर से होगी तो जो एसिटेट आयन है वो एक वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, तो वाटर से क्या करेगा? H+ आयन लेगा, उससे हमारे पास में ये दो चीजें बनेगी। एक तो बनेगा एसिटिक एसिड और एक क्या बन जाएगा? OH-। ये एसिटेट आयन है मतलब कॉन्जुगेट बेस है। बेस कौन होता है? जो H+ आयन एब्स्ट्रेट करता है, तो इसे H+ आयन ले लेगा, तो H+ आयन लेगा तो क्या बनेगा? एसिटिक एसिड और OH-। के भी क्या लिखेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड मल्टीप्लाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। ये हमारे पास में Kb का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ये हमारे पास में Kb का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अब आप लोग अपनी कॉपी में एक बार Ka और Kb को मल्टीप्लाई करो, देखे Ka और Kb को मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आता है।
सभी लोग के और के बी को मल्टीप्लाई करके बताओ, देखिए क्या आता है। ओके उमेर, ओके ऋषिता। तो क्या जो भी आपके पास में डेटा आ रहा है, आपके पास में डेटा ये आ रहा है H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, और H2O की कॉन्सेंट्रेशन तो हमेशा 1 ही बोलते हैं अपन बिकॉज इट इज ए लिक्विड, तो फिर भी लिख रहा हूं यहां पर H2O की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। यहां पर H प्लस लिखो चाहे H3O प्लस लिखो, एक ही बात है। जो आपके पास में डेटा आ रहा है क्या वो KW के बराबर है, यस और नो? जो आपके पास में डेटा आ रहा है क्या वो KW के बराबर है, यस और नो? इट इज माय क्वेश्चन। यस, वेरी नाइस, KW। ओके, तो ये हमारे पास में आ गया KW। मतलब किसी भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए उसका Ka मल्टीप्लाई Kb बराबर क्या होता है, KW। किसी भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए Ka मल्टीप्लाई KW क्या होता है, Ka मल्टीप्लाई Kb बराबर क्या होता है, KW। किसी भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए। समझ में आ रही है सब लोगों को बात? ओके, ऑल राइट, वेरी नाइस। तो आज हम लोगों ने जो बातें सीखी, वो बातें हमने क्या क्या सीखा, एक बार उन सारी बातों को मैं एक साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ठीक है, उन सारी बातों को आपके सामने वापस से प्रस्तुत कर देता हूं मैं। पहली बात तो हमने क्या सीखी कि जो पानी है उसकी pH बराबर क्या होती है, pKW डिवाइड बाई 2 एट T टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है उसकी वैल्यू कितनी हो, T, मतलब पता ही नहीं है कि टेम्परेचर क्या है, T का मतलब क्या है पता ही नहीं है, तो pH कितनी आती है, pKW बाई 2। H प्लस और OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन सेम होनी चाहिए फॉर न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट के लिए H प्लस और OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन सेम होनी चाहिए, और एनी पॉइंट कैन बी न्यूट्रल पॉइंट, एनी पॉइंट कैन बी न्यूट्रल पॉइंट। कोई सा भी पॉइंट जो है वो न्यूट्रल पॉइंट हो सकता है, कोई सा भी पॉइंट जो है वो न्यूट्रल पॉइंट हो सकता है। फॉर ह्यूमन बॉडी न्यूट्रल पॉइंट इज 6.8, क्योंकि टेम्परेचर आपके पास में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और हम लोगों ने इसके अलावा क्या सीखा, फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर CABP, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए जो K मल्टीप्लाई KB होता है उसकी वैल्यू KW के बराबर होती है। और हमने क्या सीखा कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर KW की वैल्यू इंक्रीज होती है।
और pH स्केल श्रिंक हो जाती है, pH स्केल गेट श्रिंक। जो pH स्केल होती है वो आपके पास में श्रिंक हो जाती है। तो ये कुछ एक बेसिक पॉइंट्स हैं आज की क्लास के जो हमने डिस्कस किए हैं। पहला पॉइंट, टेम्परेचर T पर pH बराबर क्या होता है, pKw/2। न्यूट्रल पॉइंट के लिए H+ और OH- की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होनी चाहिए। ये न्यूट्रल पॉइंट कोई सा भी हो सकता है, मतलब न्यूट्रल पॉइंट जो होता है वो 7 से ज़्यादा भी हो सकता है, 7 के बराबर भी हो सकता है, या 7 से कम भी हो सकता है। 7 के बराबर, ज़्यादा या कम, कुछ भी हो सकता है भाई। फॉर ह्यूमन बॉडी न्यूट्रल पॉइंट इज 6.8 और कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए K × K भी अगर आप करते हैं तो KW के बराबर आता है। टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाने पर KW बढ़ता है और pH स्केल श्रिंक हो जाती है। तो अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज लेट मी नो। देखो, इट डिपेंड्स, डिस्पर्जन और डिलोकलाइजेशन इज द सेकेंडरी एस्पेक्ट, वो उसके बारे में भी कुछ नहीं बोलेंगे हम लोग, अभी चुपचाप बैठे रहेंगे हम लोग, है ना। उसके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। हाँ भाई, तू जोक सुना पहले यार, पहले जोक जरूरी है। क्लास व्लास तो सब बकवास है ना, ये तो सब फालतू की बातें हैं, ये तो पढ़ लेंगे बाद में भी। जोक जो है ना वो, उसको मतलब वो टाइम पे आना चाहिए, वरना तो सिलेबस रह जाएगा ना जोक्स का। कितना टाइम हो गया तुम्हें जोक सुनाए हुए, कितना कोर्स पीछे चल रहा है तुम्हारे जोक्स का। सुना दो, आज सुना दो, आज सारा कोर्स कवर करवा दो, जल्दी कराओ, बहुत सारे लेक्चर बाकी है तुम्हारे जोक्स के, फास्ट। बाकी सब काम बाद में होगा, अब पहले अब से लाइव क्लास रखी जाएगी, जोक सुनने के लिए रहेगी वो। यार मोहक, एक बात बताओ, ये तुम ले दे के हस्बैंड वाइफ पे क्यों आ जाते हो यार, दिक्कत क्या है तुम्हारे साथ में। अरे क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, क्लास तो कभी भी हो सकती है, जोक्स बहुत जरूरी हैं, उनको बहुत टाइम हो गया। क्लास व्लास की तो कोई वैल्यू नहीं है, वो तो चलती रहेगी, कभी भी हो सकती है क्लास, तो जोक टाइम पे होने चाहिए ना, जोक मैटर करते हैं, जोक मैटर करते हैं अपने लिए। तो चलो ठीक है, अगर टेस्ट होगा, अच्छा टेस्ट नहीं, उसका सिर्फ मेजर टेस्ट होता है, जोक्स का CCT RT कुछ नहीं होगा, सिर्फ मेजर टेस्ट होगा। चलो ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही है अब, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। बाकी हम लोग जो हैं वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट्स इट, थैंक यू ऑल ऑफ यू।